नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये डिमांड पर बनाई गई है बेरोज़गारी। तो यहाँ पे हम बेरोज़गारी की परिभाषा, उसका प्रकार और उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो, और क्या आंकड़े हैं हमारे भारत और राजस्थान में बेरोज़गारी के, तो वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप नेक्स्ट टॉपिक भी मुझे बता सकते हैं, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो यदि चाहिए तो। कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिसकी वीडियो आपको चाहिए, तो वो टॉपिक आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी होता क्या है, बेरोजगारी की परिभाषा क्या है। देखिए, ऐसी आर्थिक और सामाजिक समस्या जिसमें कार्यशील जनसंख्या का एक भाग अपनी क्षमता, योग्यता और इच्छा के अनुसार कोई काम प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि ऐसी कार्यशील जनसंख्या, यानी कार्य करने लायक तो है, लेकिन वो या तो उसकी क्षमता के अनुसार या फिर उसकी क्षमता, योग्यता, जो वो योग्यता धारण करता है वो, और जिस प्रकार की वो इच्छा रखता है उसके अनुसार यदि उसको काम प्राप्त नहीं होता है, तो वो बेरोजगारी कहलाती है, बेरोजगार कहलाता है। कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, तो इसमें से कुछ एक परिभाषा मैंने यहाँ लिखी हैं। प्रोफेसर पिगू के अनुसार, प्रोफेसर पिगू क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति जब तक बेरोजगार रहता है, जब तक कि उसे रोजगार प्राप्त न हो जाए। यानी कि बेरोजगारी व्यक्ति कब तक बेरोजगार रहता है, जब तक कि उसे कोई रोजगार नहीं मिल जाए, और वो भी कैसा रोजगार, जिस प्रकार का रोजगार प्राप्त करना वो चाहता है। यानी कि उसकी इच्छा के और उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार यदि उसको रोजगार नहीं मिलता है, तब तक वो बेरोजगार रहता है। दूसरा है राफिन और ग्रेगोरी के अनुसार, उन्होंने क्या कहा कि भाई बेरोजगार व्यक्ति वह होता है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा है, जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है, जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। यानी कि ये राफिन और ग्रेगोरी जो है वो कहते हैं कि भाई बेरोजगार वो होता है जो एट प्रेजेंट, जिस समय की बात हो रही है उसी समय उस व्यक्ति के पास कोई भी काम नहीं है, चाहे वो खुद का बिजनेस का काम हो या किसी भी संस्थान या फिर किसी भी कार्यालय में काम हो। यानी कि किसी भी प्रकार का उसके पास कोई काम नहीं हो उस समय, जबकि वो काम करने की तलाश में हो। तो उस समय जो मजदूरी चल रही है, यानी कि उस समय की जो रेट है, उस रेट पर वो काम करने का इच्छुक है। अब एक शब्द आता है बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी दर, जिसका हम आगे जब आंकड़े पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका पूर्ण रूप से उल्लेख पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि बेरोजगारी की दर होती क्या है। बेरोजगारी की दर होती है किसी भी राज्य या देश या क्षेत्र में पूरे श्रम करने वाले लोगों की आबादी में बेरोजगारों का प्रतिशत उस स्थान की बेरोजगारी की दर कहलाती है। यानी कि टोटल कार्यशील जनसंख्या जो है, कार्यशील जनसंख्या से यहाँ तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम है, उन व्यक्तियों को कार्यशील जनसंख्या कहेंगे या कार्यशील आबादी कहेंगे। तो उस आबादी, कार्यशील आबादी में जितने लोग बेरोजगार हैं, उस बेरोजगारी का प्रतिशत ही क्या कहलाता है, बेरोजगारी दर कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखो, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो किसी गांव की जनसंख्या है 100, उस 100 में से कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं। उन बूढ़े और बच्चों और कुछ ऐसे असहाय व्यक्ति हैं जो मतलब जो कार्य नहीं कर सकते, उनको हटा दो। मान लो ऐसे व्यक्ति हैं 20, तो उन 20 को हटाने के बाद जो व्यक्ति बचे वो कितने बचे, 80। तो ये 80 व्यक्ति हैं, यही कार्यशील व्यक्ति कहलाएंगे। और इन 80 व्यक्तियों में से जितने व्यक्ति बेरोजगार हैं, उन व्यक्तियों का प्रतिशत ही बेरोजगारी दर कहलाती है। तो क्या कह रहा है आगे, किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में पूरे श्रम करने वाले लोगों की आबादी में बेरोजगारी का प्रतिशत उस स्थान की बेरोजगारी दर कहलाता है। अगर वह लोग जो बालक, वृद्ध, रोगी या अन्य किसी अवस्था के कारण नियोज्य यानी कि रोजगार के लिए अयोग्य हों, काम न करें, तो उन्हें बेरोजगार की श्रेणी में नहीं गिना जाता और न ही उनको बेरोजगारी दर में सम्मिलित किया जाता। तो ये चीज़ मैंने बता दी है कि भाई जो टोटल पॉपुलेशन है, उस जगह की जो आबादी है, उसमें उनको नहीं गिनना जो बालक है, क्योंकि बालकों से श्रम करवाना भी एक कानूनी अपराध है। वृद्ध व्यक्तियों को भी नहीं काउंट करना है, वो कार्यशील जनसंख्या हमारी नहीं है। रोगी व्यक्ति जो किसी भी गंभीर रोग से पीड़ित है, जो
मजदूरी या फिर रोजगार नहीं कर सकता उसको भी नहीं गिनना। तो उन सभी को छोड़कर जो कार्य करने के योग्य व्यक्ति है उनको, वो हमारी कार्यशील आबादी होगी। और उसमें से जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, यानी कि जो बेरोजगार हैं एट परसेंट, जो काम नहीं करते हैं, उनका प्रतिशत बेरोजगारी दर कहलाएगा। नेक्स्ट, बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थायी अनुपात पर निर्भर करता है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति, यानी कि कितने श्रमिकों की मांग है और कितनों की आपूर्ति हो रही है, उसका जो अनुपात है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो बेरोजगारी के सबसे पहले दो भेद है, असंतुलनात्मक और ऐच्छिक, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहली छोटी सी बात है, ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से जो बेरोजगार हैं वो ऐच्छिक बेरोजगारी। इसका मतलब क्या हुआ, इच्छा से बेरोजगार कौन रहना चाहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो कुशल भी है, कार्य करने में सक्षम भी हैं, कार्य भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वो उस कार्य को अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहलाती है ऐच्छिक बेरोजगारी। यानी कि अगर उसको कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार पेमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल रहा है तो वो उसको नहीं करने के लिए कह देता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है, तो वो ऐच्छिक बेरोजगारी। असंतुलनात्मक तथा ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी का प्रभाव उस समय होता है जब मजदूर अपनी वास्तविक मजदूरी में कटौती को स्वीकार नहीं करता। यानी कि उसको जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए थी, यदि उतनी मजदूरी उसको नहीं मिलती है तो वो उस रोजगार को स्वीकार नहीं करता, तो उस केस में ऐच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। बेरोजगारी के प्रकार, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो उसकी स्थिति में जो बेरोजगारी पैदा होती है उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता था उससे कम समय में काम करता है। यानी कि यूं कहें कि पार्ट टाइम अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको काम करने की क्षमता तो है 8 घंटे, लेकिन उसको काम मिल रहा है सिर्फ 2 घंटे का ही, तो वो जो स्थिति है वो अल्प बेरोजगारी है। यानी कि उसको रोजगार तो मिल रहा है लेकिन संपूर्ण रूप से उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वह अल्प बेरोजगारी की श्रेणी में आती है। दूसरे शब्दों में वह एक वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है, तो वह अल्प बेरोजगारी के दो प्रकार, अल्प बेरोजगारी श्रेणी में आता है। और अल्प बेरोजगारी के दो प्रकार बताए हैं, एक तो दृश्य अल्प बेरोजगारी और एक अदृश्य अल्प बेरोजगारी। यानी कि एक तो जो दिखाई दे रही है साफ साफ, दृश्य अल्प बेरोजगारी, इस स्थिति में लोगों को सामान्य घंटों से कम घंटे काम मिलते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो कोई किसी भी, अगर हम छोटी सी बात करें कि किसी स्कूल या कॉलेज में 6 घंटे का रोजगार होता है, जबकि किसी व्यक्ति को सिर्फ 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 पीरियड के लिए नियुक्त कर दिया जाए, तो वह उसकी क्या हुई, दृश्य अल्प बेरोजगारी हुई। क्योंकि उसको रोजगार तो चूंकि मिला हुआ है लेकिन वो कुछ समय के लिए ही मिला हुआ है, 2 घंटे के बाद वह व्यक्ति बेरोजगार रहता है। यानी कि 6 घंटे में से 2 घंटे के लिए उसके पास रोजगार है, बाकी 4 घंटे के लिए उसके पास रोजगार नहीं है। दूसरा है अदृश्य अल्प बेरोजगारी। इस स्थिति में लोगों के पास पूरा दिन काम, ऐसे लोग पूरे दिन काम करते हैं लेकिन आय उनकी बहुत कम होती है और उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें वो अपनी योग्यता को पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे अदृश्य बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी क्या होती है, इसके संबंध में अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो काम तो पूरे दिन कर रहे हैं लेकिन जितना उनकी योग्यता है उसके अनुसार उनको लाभ नहीं मिलता है। जैसे मान लो कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो किसी स्कूल में पार्ट टाइम, मतलब किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में एक पियोन की नौकरी करने लग जाए, तो ये क्या हुई, अदृश्य अल्प बेरोजगारी हुई। यानी कि उसकी योग्यता का पूरा उपयोग वहाँ पे नहीं हो पाता है और उसकी आय जो है उसकी योग्यता के अनुसार उसकी आय वो बहुत कम होती है, लेकिन काम उसको कंप्लीट करना पड़ता है, पूरा का पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट, खुली बेरोजगारी। अब खुली बेरोजगारी क्या होती है, खुली बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक है और
उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है, लेकिन उसे काम प्राप्त नहीं हो पाता। यानी कि एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं कोई ना कोई काम करूं, और उसके पास उस काम को करने की योग्यता भी है, लेकिन उसे काम उपलब्ध नहीं है, वो करे किसको? तो वो उस केस में वो पूर्ण रूप से बेरोजगार ही रहता है, पूरे समय उसका जो है वो बेकार रहता है, और वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपने परिवार पर आश्रित रहता है। और ये इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो कृषकों में, शिक्षित व्यक्तियों में ज़्यादातर पाई जाती है, और ज़्यादातर गाँवों की बजाय शहरों में ये ज़्यादातर पाई जाती है, खुली बेरोजगारी। तो ऐसी स्थिति जहाँ काम करने की इच्छा भी है, योग्यता भी है, लेकिन काम नहीं है, वह पूरी तरह से परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर आश्रित होते हैं। ऐसी बेरोजगारी प्राय कृषि श्रमिकों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांवों से शहरी हिस्सों में काम करने की तलाश में आते हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता है, और रोजगार का ये नग्न रूप है, खुली बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी बेरोजगारी जो मौसम पर आधारित हो। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को वर्ष में केवल मौसमी महीनों में ही काम प्राप्त होता है, लेकिन बाकी समय वो बेरोजगार रहता है, बेकार रहता है। जैसे कि जो कृषि श्रमिक होते हैं, अगर हम कृषि श्रमिकों की बात करें तो जैसे कृषि श्रमिक होते हैं, वो उनका काम कब होता है? जब फसल की कटाई होती है, उस समय कृषकों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता। साथ में निराई गुड़ाई के समय भी उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन उसके अलावा जो समय बचता है, उस समय वो व्यक्ति जो है वो बेरोजगार रहते हैं। केवल फसल की कटाई के समय में और निराई गुड़ाई के समय में ही उनको रोजगार की प्राप्ति होती है। साथ में और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कुछ व्यक्ति हैं जो आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं या बर्फ फैक्ट्री चलाते हैं। तो अगर उनकी बात करें तो देखिए, गर्मी के मौसम में तो उनकी काफ़ी डिमांड रहती है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो सर्दी आने के कारण बर्फ़ और आइसक्रीम की खपत बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से उनका जो रोज़गार है वो ठप हो जाता है। तो ये क्या कहलाई? मौसमी बेरोजगारी कहलाई। देखिए, भारतवर्ष में कृषि क्षेत्र में यह आम बात है, बुआई तथा कटाई के मौसमों में अधिक लोगों को काम मिलता है, किंतु शेष वर्ष वे बेकार रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि कोई किसान वर्ष में केवल एक ही फसल की बुआई करता है तो वह कुछ महीने तक बेकार रहता है। इस स्थिति में मौसमी बेकारी, इसको मौसमी बेरोजगारी माना जाता है। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। ये जो बेरोजगारी है ये अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। जैसे ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है या मंदी आती है तो रोजगार, जो व्यक्ति है वो बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, और जैसे ही अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तो फिर रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उस पर डिपेंड करती है। ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच आता है। तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी या पुनरुत्थान, चार अवस्थाएं या चक्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। एक तो तेजी की अवस्था, एक आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी, एक पुनरुत्थान। ये चार अवस्थाएं होती हैं जो कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं होती हैं। आर्थिक तेजी की अवस्था में तो आर्थिक क्रियाएं उच्च स्तर पर होती हैं और रोजगार के स्तर में भी बहुत ऊंचा आता है। कब? जब आर्थिक तेजी होती है। और जब आर्थिक अर्थव्यवस्था में कुछ जरूरत के अनुसार घटने की प्रवृत्ति आती है तब ये जो रोजगार है ये इनकी संभावना भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी ऐसी होती है कि व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि वो पूर्ण रूप से बेरोजगार, मतलब उसके पास पूर्ण रूप से रोजगार है। तो छिपी बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वह काम में लगा हुआ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऐसी स्थिति जिसमें जितने श्रमिक काम पर लगे हुए उनमें उनसे भी कम की आवश्यकता थी, अर्थात जब किसी काम को जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए होते हैं, तो उसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक दुकान है, उस दुकान में वास्तव में काम करने के लिए सिर्फ 2 ही लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने 5 व्यक्ति, दुकान के मालिक ने 5 व्यक्तियों को रोज दुकान पे रख लिया है। तो वो जो काम 2 व्यक्तियों का था वो अब 5 व्यक्ति कर रहे हैं। तो वो काम तो कर रहे हैं पांचों, लेकिन वो पांचों के पांचों की स्थिति जो है वो सही नहीं होगी वहाँ पे,
क्योंकि जब जो काम 2 व्यक्ति करने थे, यानी कि जब 15-15 हज़ार के 2 व्यक्ति काम करने थे, वहाँ 5-5 हज़ार के या 6-6 हज़ार के 5 व्यक्ति रखे जा रहे हैं। तो वो जो एक तरीके से रोजगार उनके पास है, लेकिन पूर्ण रूप से रोजगार नहीं है, वो छिपी हुई बेरोजगारी झलकती है वहाँ पे। नेक्स्ट है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी उन लोगों की बेरोजगारी से जो सामान्य रूप से शिक्षित होते हैं, लेकिन फिर भी उनको रोजगार की प्राप्ति नहीं होती। शिक्षित बेरोजगारी खुली बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी दोनों प्रकार की होती है। कुछ शिक्षित लोग पूर्ण रूप से ही बेरोजगार होते हैं। तो भाई शिक्षित व्यक्ति है, वही बात आ गई वापस से कि भाई शिक्षित है, वो सक्षम तो है प्रिंसिपल बनने के, लेकिन वो काम कर रहा है चपरासी वाला। तो यहाँ पर इस तरीके से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है शिक्षित व्यक्तियों के लिए, वो शिक्षित बेरोजगारी होती है। कुछ शिक्षित व्यक्तियों को जो काम मिलता है वह काम या तो शिक्षा के अनुसार नहीं होता या फिर उनकी क्षमता से कम होता है। ऐसे व्यक्तियों को अल्प बेरोजगार भी कहा जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से उनको रोजगार नहीं मिलता है। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी के प्रभाव, यानी कि बेरोजगारी के क्या क्या इफेक्ट हैं वो क्या है। देखिए, पहला है मानवीय संसाधनों की हानि। मानवीय संसाधन या कहें कि मानवीय श्रम शक्ति, इसकी हानि होती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी कंपनी का मैनेजर बन सके, लेकिन उसको मैनेजर की पोस्ट मिल नहीं पाती और वो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन वहाँ पे कर नहीं पाता। तो उस समय उस व्यक्ति की जो कि मैनेजर बनने के लिए सक्षम है, उसकी जो क्षमताएं थी उस क्षमताओं का हास्य होता है, उन क्षमताओं की कमी होती है, उन वो व्यर्थ चली जाती है और वो रचनात्मक कार्य नहीं कर पाता है। तो देश की श्रम शक्ति का समय रोजगार के अभाव में व्यर्थ चला जाता है, जिसका कोई रचनात्मक लाभ नहीं उठाया जाता। यदि मानव संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए तो देश की आर्थिक विकास की दर जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो। यानी कि जिस व्यक्ति की जिस प्रकार की योग्यता है, यदि उस योग्यता के अनुसार उसे रोजगार मिलता रहे तो आर्थिक विकास की दर जो है वो भी लगातार बढ़ेगी और उस संबंधित व्यक्ति की जो शक्ति है या जो उनके अंदर क्षमताएं हैं, जो उनके अंदर एबिलिटी है, उसका हास्य भी नहीं होगा। नेक्स्ट है निर्धनता में वृद्धि। तो जब बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी भी बढ़ती है। जब बेरोजगारी नहीं होती है तो रोजगार नहीं होती, तो आय का कोई सोर्स भी नहीं होता है, और उस स्थिति में निर्धनता बढ़ती है और निर्धनता बढ़ने से व्यक्ति लोगों से कर्ज लेकर के काम करते हैं। निर्धनता में वृद्धि, बेरोजगारी की अवस्था में मनुष्य की आय का कोई भी साधन नहीं होता और वह निर्धन होता है। बेरोजगारी के बढ़ने पर निर्धनता भी बढ़ती है और लोग कर्जदार हो जाते हैं, जिससे उनको जो है आर्थिक समस्या जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा जो है इफेक्ट, प्रभाव, वो है सामाजिक समस्या। बेरोजगारी के फलस्वरूप कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं आती है। देखिए, जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो कोई ऐसा तिकड़म लगाने की सोचता है जिससे कि उसके पास पैसा आ जाए, तो फिर वो क्या करता है, बेईमानी करने की कोशिश करता है, अनैतिकता करता है। कुछ लोगों को बेरोजगारी के चक्कर में टेंशन के चक्कर में शराब की लत लग जाती है, जुआ खेलना शुरू कर देता है या फिर चोरी करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं, वो उत्पन्न होती हैं और इसके कारण सामाजिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है। राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी के फलस्वरूप देश में राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों? अब ये क्या है, देखिए, जब व्यक्ति बेरोजगार होता है, उसको रोजगार की आवश्यकता होती है, तो वो सरकार पर रोजगार देने के लिए दबाव बनाता है। विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए वो, जब उसको मनवांछित रोजगार नहीं मिलता है तो फिर वो उपद्रव करने की सोचता है और कुछ तोड़फोड़ करता है या फिर कुछ अन्य प्रकार के ऐसे असामाजिक कार्य करने की कोशिश करता है। और वो चाहता है कि ये जो सरकार है ये निकम्मी है और ये काम नहीं करने वाली, हमको रोजगार नहीं देने वाली, तो क्यों ना इसको बदल दिया जाए। तो फिर वो इस तरीके से उस सरकार के खिलाफ हो जाता है और फिर उसको बदलने की कोशिश करता है। तो उस स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। तो यहाँ पे देखिए, बेरोजगारी के फलस्वरूप देश में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगार व्यक्ति तोड़फोड़ एवं अन्य आतंकवादी कार्य करने लगते हैं, जिसका प्रजातांत्रिक मूल्य में पूर्ण रूप से विश्वास खत्म हो जाता है और उस सरकार को निकम्मी समझने लगते हैं और उन्हें रोजगार प्रदान करा सके उसे बदलने का प्रयास करने लगते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो हमें रोजगार प्राप्त करवा सके, जिससे राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश का आर्थिक विकास कठिन हो जाता है। तो ये भी एक कारण है।
ऐसा कोई हर एक व्यक्ति करे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस प्रकार के कार्य भी करते हैं, तो कोई इसको अन्यथा ना ले। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया है, ये सिर्फ मैं यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट है औद्योगिक संघर्ष। संघर्षात्मक बेरोजगारी तथा इसी प्रकार के अन्य बेरोजगारियों के कारण औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो मालिक होता है कंपनी का उसमें और वहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों के बीच में जो मनमुटाव होता है और उनके संबंधों पर बुरा असर पड़ता है, और उस केस में बेरोजगारी कम होने की जगह पर बढ़ जाती है। और जब मजदूरों को स्ट्राइक वगैरह करने बैठ जाते हैं तो फिर जो उस फैक्ट्री या कंपनी में जो उत्पादन होता है वो उत्पादन भी रुक जाता है, और उस स्थिति में वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं हो पाती। और जब वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पाती तो जो पहले की बनी हुई वस्तुएं उनका मूल्य में वृद्धि हो जाती है और उसका भार भी जनता के ऊपर पड़ता है। औद्योगिक झगड़ों के कारण बेरोजगारी कम होने के स्थान पर बढ़ जाती है और देश में वस्तुओं का उत्पादन कम होता है और कीमतों में वृद्धि होती है, जिसका भार भी किसे वहन करना पड़ता है, जनता को ही करना पड़ता है। बेरोजगार भी शामिल होते हैं उसमें और रोजगार वाले भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है मजदूरों का शोषण। मजदूरी बेरोजगारी बढ़ने का ये भी एक कारण है कि प्राइवेट संस्थानों में, खास करके प्राइवेट संस्थानों में जो श्रमिक होते हैं उनका शोषण किया जाता है। उनको उनकी क्षमता के अनुसार, उनके दक्षता के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, या फिर उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार तो मिल जाता है लेकिन उस कार्य के अनुरूप उनको जो मजदूरी है वो नहीं मिल पाती है। तो उस केस में, या फिर उनकी जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं श्रमिकों की, जो के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होती है उसके साथ साथ उसको काम ना करके प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनको काम करना पड़ता है। तो ये मजदूर, इस प्रकार से मजदूरों का शोषण होता है। तो बेरोजगारी के कारण सभी श्रमिकों का शोषण होता है, क्योंकि व्यक्ति, देखिए होता है ऐसा है कि जब मान लो एक स्कूल है, स्कूल में 5 शिक्षकों की आवश्यकता है और जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पे 15 मौजूद होते हैं। तो देखिए जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ये सोचता है कि मुझे कम पैसे में अच्छा अगर जो मिलेगा उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके रखूँगा। मान लो एक मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है, और एक दक्ष, अगर वैसे देखा जाए तो एक दक्ष टीचर जो है वो अगर प्राइवेट स्कूलों की नॉर्मली बात की जाए तो 40,000 रुपये, 35-40,000 रुपये के आसपास उसको मेहनताना मिलना चाहिए, उसको सैलरी मिलनी चाहिए। जबकि अगर वो इंटरव्यू देने जाता है और वहाँ एक पोस्ट की ज़रूरत है और वहाँ 5 पोस्ट पहुँच जाते हैं, तो अगर मान लो पहला 40 मांगता है और दूसरा अगर 35 में काम करने के लिए तैयार हो जाता है और तीसरा 30 में ही काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चौथा जो है वो 25 में और पांचवा 20 में ही करने के लिए तैयार हो जाता है, तो जो रखने वाला है वो 40 वाले के बजाय 20 वाले को रखना पसंद करेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, उस जो भी रह रहा है उसका शोषण होगा, क्योंकि वो 40,000 का काम 20,000 में करवा रहे हैं और उसकी अनुकूल की बजाय, मतलब किसी न किसी रूप में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनको काम करना पड़ता है। तो जिन श्रमिकों का रोजगार मिलता भी है तो उन्हें कम मजदूरी और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के कारण, परिस्थितियों के कारण काम करना पड़ता है। उन श्रमिकों की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो इंटरव्यू देने जाने वाला व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि मैं बेरोजगार रहूं, उससे अच्छा तो कुछ मिल जाए वही बढ़िया है। तो इस स्थिति, ये जो स्थिति पैदा होती है वो इसी वजह से होती है। अब देखिए इस बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए भारत सरकार द्वारा, तो उसमें देखिए कब कब क्या क्या प्रयास किए गए। तो सन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के वाशिंगटन अधिवेशन में, 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का अधिवेशन हुआ वाशिंगटन में, और वहाँ पर बेरोजगारी अभिशमन संबंधी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमें यह कहा गया कि केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में प्रत्येक देश में सरकारी काम दिलाऊ अभिकरण स्थापित किए जाए। यानी कि हर एक देश में ऐसी एक संस्था हो, सरकारी संस्था हो, जो बेरोजगारों को काम दिलाने का कार्य करे। सन 1931 में भारत राज्य के श्रम आयोग के 1931 में भारतीय श्रम आयोग ने बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया। 1931 में किसने? भारतीय राज्य के श्रम आयोग ने।
बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया और ये निष्कर्ष निकाला कि बेरोजगारी की समस्या जो है ये काफ़ी बड़ी समस्या है। यद्यपि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का बेरोजगारी संबंधी जो समझौता हुआ था 1919 में, जो संगठन हुआ था उसका जो समझौता हुआ था 1921 में उसको स्वीकार कर लिया था। 19 में जो समझौता हुआ था, मतलब 19 में जो सम्मेलन हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो भी समझौता हुआ था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का बेरोजगारी से संबंधित, उस पर 1921 में भारत ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, यानी कि उसको स्वीकार कर लिया था। परंतु उसका क्रियान्वयन करने के लिए लगभग 2 दशक का समय ले लिया और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बेरोजगारी प्रांतीय विषय के रूप में ग्रहण की गई। कब इसको ग्रहण किया गया? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बेरोजगारी को प्रांतीय विषय के रूप में ग्रहण किया गया। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय जो व्यक्ति को भर्ती किया गया था युद्ध के लिए, तो वो युद्धरत और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों को फिर से काम में लगाने के लिए समस्या खड़ी हुई कि अब वापस से उनको कहाँ से काम में लगाया जाए। 1942-44 में विभिन्न भागों में काम दिलाओ कार्यालय खोले गए। इस समस्या का समाधान करने के लिए 1942-44 में देश के विभिन्न भागों में काम दिलाओ कार्यालय खोले गए। लेकिन ये जो कार्यालय थे, इनकी जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी और समन्वय का अनुभव इसमें केंद्रीकरण और समन्वय का अनुभव किया गया और एक पुनर्वास नियोजन निदेशालय की स्थापना की गई। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की स्थापना की गई। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला कार्यक्रम था। ये रोजगार दिलाने की गारंटी देता था। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नरेगा के नाम से जाना जाता है, नरेगा, ये अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम है। ये अपने आप में एक यूनिक अधिनियम है। इससे पहले ऐसा कोई अधिनियम नहीं आया, यानी कि ये एक ऐसा कार्यक्रम था या एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत रोजगार की गारंटी दी जाती थी। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का था और उसे लागू किया गया 2006 में। भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई। कब की गई? 2 फरवरी 2006 को। अधिनियम 2005 का है, ध्यान रखना, लागू हुआ है 6 में। इसका शॉर्ट फॉर्म है नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का एक पहला अधिनियम था जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। यानी कि ये एकमात्र एक ऐसा अधिनियम आया था या एक ऐसा योजना आई थी जिसके तहत रोजगार की गारंटी दी जाती थी। और इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी परिवार हैं उनको उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए उनको कुछ रोजगार मुहैया करवाया जाए। जो कार्यशील जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या जो कार्यशील है, उनको इस तरीके से रोजगार मुहैया करवाया जाए ताकि वो आजीविका आराम से उपार्जित कर सके। तो इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार दिए जाने की गारंटी है। इस रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को, जो कि कार्य करने में निपुण हो, उस सदस्य को एक साल में कम से कम 100 दिन तक रोजगार देने की गारंटी दी गई। और ये जो रोजगार था वो शारीरिक श्रम के रूप में था। उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा 100 दिन का रोजगार जिसके लिए वह राजी हो, यानी कि वो व्यक्ति इस कार्य को करने का इच्छुक होना चाहिए।
इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह भी था कि इस अधिनियम में जो श्रमिक काम करेंगे उनसे टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन किया जाए। जैसे कि नरेगा से तालाब का निर्माण करवा लिया जाता है, सड़क का निर्माण करवाया जाए तो वहाँ पर जो मजदूर है उनकी जगह पे नरेगा कार्मिकों को रख लिया जाए और उनको वहाँ पे मजदूरी दी जाए। तो ये क्या है, परिसंपत्तियाँ हैं, सरकारी परिसंपत्तियाँ जिनका स्थायी तौर पर यानी कि टिकाऊ परिसंपत्तियों को सृजन किया जाए और निर्धनों की आजीविका का आधार भी मजबूत हो जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे जंगलों के कटान, मृदाक्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या को निपटना था, ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें। ये जो अधिनियम है नरेगा के बेजोड़ पहलुओं में समयबद्ध रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि सम्मिलित है। यानी कि इसमें रोजगार की गारंटी के साथ साथ एक ये भी गारंटी दी गई कि उसका जो भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो 15 दिन के भीतर भीतर कर दिया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सम्मिलित कार्यक्रम है। इसमें रोजगार प्रदान करने का जो खर्चा होता है वो 90% हिस्सा तो केंद्र सरकार वहन करती है और 10% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। रोजगार जो है वो शारीरिक श्रम पर आधारित है, जिसमें कोई भी ठेकेदार या मशीनों का कोई भी दखल यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और साथ में इस अधिनियम में ये भी कहा गया कि ये जो श्रमिक होंगे उसमें 33% यानी कि 33% जो महिलाएं होंगी उनका हिस्सेदारी होगी। श्रम मद पर 60% खर्च किया जाएगा और सामग्री मद पर 40% व्यय किए जाने की अधिकतम सीमा निश्चित की गई। नरेगा को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। पहले चरण में इसे केवल देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को नरेगा जो है कार्यक्रम उसको लागू किया गया देश के 200 सबसे पिछड़े हुए जिलों में। और दूसरे चरण में 2007-08 में 130 जिलों को इसमें शामिल कर दिया गया। जो इसका शुरुआती लक्ष्य था वो पूरे देश में इसको फैला देना था और हो भी ऐसा ही रहा है कि ये पूरे देश को इसने अपने दायरे में ले रखा है। 1 अप्रैल 2008 से जितने भी ग्रामीण जिले बच गए थे उन सब में इसको लागू कर दिया गया और फिलहाल इसका नाम जो है नरेगा से चेंज करके महात्मा गांधी आगे लगा दिया गया और इसका पूरा नाम बना दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका नरेगा के बाद इसका नाम बदल के कर दिया गया मैं नरेगा। अब आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि इसका नाम कब बदला गया, नरेगा से मैं नरेगा किस तिथि को किया गया, तो ये आपको बताना है। अब यहाँ पे एक शब्द आया था आजीविका, कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनकी आजीविका को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये आजीविका क्या है, इसका क्या तात्पर्य है? कोई भी व्यक्ति जीवन के विभिन्न काल अवधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है, जो काम करता है उसी को उसकी आजीविका या वृत्ति या रोजगार या कैरियर कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति धन अर्जन के लिए जो भी काम करता है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो उसकी आजीविका कहलाती है। यानी कि और दूसरे शब्दों में कहें तो आजीविका उसे कहते हैं, ऐसे कार्यों को कहते हैं जिनसे उसको धन अर्जन हो, जीविकोपार्जन हो, जीविका चला सके वो। जैसे कि शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रबंधक है, वकील है, श्रमिक है, कलाकार है, ये सब क्या हैं, आजीविकाएं हैं। अब राजस्थान और भारत दोनों जगहों के आंकड़े कुछ यहाँ पे लिए हुए हैं। ये सितंबर के आंकड़े हैं, सितंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए राजस्थान में सितंबर माह में 8.8% बेरोजगारी कम हुई है। 8.8% जो बेरोजगारी की जो दर है उसमें कमी आई है। कितनी? 8.8% की कमी आई है। बेरोजगारी दर जो है वो राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सितंबर माह में घटी है। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बेरोजगारी की दर में कमी आई है? 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है और जिसमें कमी हुई है 8.8% की। लेकिन फिर भी स्थिति गंभीर ही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ये आंकड़े हैं
इन आंकड़ों के मुताबिक सितंबर माह में दिल्ली में बेरोजगारी की दर 4 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो कि 16.8% है। 2 अंकों के आंकड़ों वाले अन्य राज्यों में राजस्थान में बेरोजगारी की दर जो है वो 17.9% है, हरियाणा में 20.3% है, जम्मू कश्मीर में 21.6% है, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, पुडुचेरी में 10% से 15% के बीच में है। ये जो CMIE के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सितंबर में 17.9% की दर अगस्त की तुलना में 8.8% कम है, यानी कि अगस्त में 8.8% और अधिक थी, यानी कि 26.7% थी। देखिए ये CMIE है, ये कौन है? इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की जो मॉनिटरिंग करता है वो सेंटर है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। राजस्थान के इस साल के जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार से हैं। जनवरी माह में राजस्थान की जो बेरोजगारी दर थी वो 17.7% थी, फरवरी में 25.6%, मार्च में 19.7%, अप्रैल में 28%, मई में 27.6%, जून में 26.3%, जुलाई में 21.1%, अगस्त में 27.7% और सितंबर में 17.9%। ये आंकड़े जो हैं वो CMIE के अनुसार प्रतिशत में हैं। टॉप प्रदेश कौन से हैं? सबसे टॉप में देखो, बेरोजगारी दर कम होने के बावजूद भी राजस्थान इस मामले में देश भर में तीसरे स्थान पर है। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी जो है वो जम्मू कश्मीर में है, 21.6%। उसके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है 20.3% और तीसरे नंबर पर राजस्थान है 17.9% और चौथे नंबर पर है दिल्ली जिसकी दर है 16.8%। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सितंबर माह की, तो सितंबर माह में बेरोजगारी दर कम हुई है 8.8%, जो कम होकर के राजस्थान की बेरोजगारी दर जो है वो 17.9% हो गई है, जो कि देश में तीसरे स्थान पर राजस्थान का स्थान है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा बेरोजगारी नामक टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे वो भी डिमांड आई है बेरोजगारी और गरीबी की, तो गरीबी पर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर आपको भी कोई विशेष वीडियो की डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हम जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट डालते रहेंगे। यदि आपको ग्राम विकास अधिकारी में गणित या फिर इसका मेंटल एबिलिटी का अगर के टॉपिक्स या फिर चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद।